आपका सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 चैप्टर एनपीओ और एनपीओ चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है। सर हमको पता है कि इन एनपीओ इंटाइटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो इस क्वेश्चन के, इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमको इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो आपका स्टडी मटेरियल का है, इसके अंदर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो साइड्स होती है। एक साइड डेबिट साइड जिसको आप एक्सपेंडिचर कहते हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सेकंड साइड यानी क्रेडिट साइड जिसको आप इनकम वाली साइड कहते हो। रूल क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जो ये कहता है कि अगर आपको कोई भी इनकम हो तो उसे दिखा दो क्रेडिट साइड में, अगर कोई भी एक्सपेंस हो तो उसे दिखा दो डेबिट साइड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। पहला कि वो इनकम, वो एक्सपेंस आपका करंट ईयर का होना चाहिए, उसकी पेमेंट हो रही है, उस इनकम को रिसीव किया उससे मतलब नहीं है। और दूसरा, उसका नेचर होना चाहिए रेवेन्यू, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कहता है कि हमको सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम बताओ, और दूसरा उसका नेचर होना चाहिए रेवेन्यू। यानी आपको यहाँ पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले कह रहा है फी कलेक्टेड। तो फी कलेक्ट करना ये एक नॉर्मल बिजनेस यानी नॉर्मल एक रेवेन्यू होता है, यानी ये आपका रेवेन्यू नेचर का एक इनकम है। तो कहाँ जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। वो क्योंकि फी रिसीव करना किसी भी एनपीओ एंटिटी का मेन बिजनेस ऑपरेशन के अंदर ही आता है, और मेन बिजनेस ऑपरेशन यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है इसको। तो ये आपके लिए इनकम है, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फी कलेक्ट किया है, यहाँ पे साइड में लिखा है 28,000 रुपीज, कि 28,000 रुपये आपने रिसीव किया है। लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कितना रिसीव किया उससे मतलब नहीं है, या कितना पे किया एक्सपेंस उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि करंट ईयर का कितना इनकम है, या करंट ईयर की कितना एक्सपेंस है। तो आपको क्या करना है कि अगर इस 28,000 की जो इनकम, ये जो इनकम है, आपको ये पता करना है कि क्या इसमें कोई कोई ऐसी इनकम तो नहीं जो करंट ईयर की ना हो, जो प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की जो आपने इस साल रिसीव कर लिया हो। तो यहाँ पे लिखा है कि 3,000 रुपये आपका लास्ट ईयर का है। अच्छा, ये 3,000 की जो इनकम है ना, ये आपके पिछले साल की थी जो आपने इस साल रिसीव कर लिया है। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या इस 3,000 को अपनी इनकम मान सकता है? बिल्कुल नहीं मानेगा वो, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सिर्फ करंट ईयर की इनकम से मतलब है। तो इसलिए आपको इस 28,000 में ना इस 3,000 रुपये को हटाना पड़ेगा। क्यों क्यों हटाना पड़ेगा भाई? क्योंकि ये 3,000 रुपये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है, जो आपके 28,000 रुपये के अंदर है। तो इसलिए 3,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये रिसीव तो किया आपने, लेकिन ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। उसके बाद अगर आप तीन चार, अगर स्टेप अगर आप नीचे आते हो, तो फी के बारे में एक और चीज लिखी गई है कि फी फॉर द आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है, अगर इनकम के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लगा है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन रिसीव नहीं की है। यही आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस के साथ जुड़ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एक्सपेंस जो इनकर्ड तो हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं करी है। तो ये जो 5,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग लेने का मतलब ये है कि एक ऐसे इनकम जो आपने रिसीव नहीं किया है, इनकम तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि आपने रिसीव नहीं किया इस 5,000 रुपये को, तो ये 5,000 रुपये अभी आपका इस 28,000 रुपये के अंदर नहीं है। लेकिन ये 5,000 रुपये इनकम तो है आपकी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साफ चला के ये कहता है कि भाई, कि अगर कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस अगर करंट ईयर की है, पेमेंट किया या रिसीव किया इससे मतलब नहीं है। क्या करंट ईयर की है? तो करंट ईयर की है ये आपकी 5,000 रुपये, लेकिन ये अभी 28,000 के अंदर नहीं है। तो इसलिए आपको ये 5,000 रुपये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यानी 3,000 रुपये की इनकम जो आपने इस साल रिसीव कर लिया था, जो 28,000 के अंदर था, लेकिन वो आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं थी, इसलिए आपने उसको माइनस किया। लेकिन 5,000 रुपये फी आपका आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, यानी ऐसी इनकम
जो करंट ईयर की है लेकिन रिसीव नहीं किया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इससे मतलब ही नहीं है। इसको मतलब है कि कितना करंट ईयर का है, तो 5,000 रुपये आप को इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आपको, ताकि आप करंट ईयर की एक्चुअल कितनी इनकम है वो पता कर सको। तो 30,000 रुपये आपकी एक्चुअल करंट ईयर की इनकम है। कितना रिसीव किया उससे मतलब ही नहीं है, या कितना नहीं रिसीव किया उससे मतलब ही नहीं है, कितनी है एक्चुअल में इनकम। तो फी नाम से आपकी 30,000 रुपये की आपकी इनकम है। दूसरा आइटम है मीटिंग एक्सपेंस। तो ये जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो नॉर्मल नेचर के जो खर्चे होते हैं, रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं, उनका नेचर रेवेन्यू ही होता है। तो मीटिंग एक्सपेंस भी आपका रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा है। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, खर्चा यानी कि आएगा किधर, आपको पता है कि चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, जो ये कहता है कोई भी एक्सपेंस हो तो आएगा डेबिट साइड में। तो इसमें तो हमें सोचने की बात ही नहीं है कि मीटिंग एक्सपेंस आपका डेबिट साइड में ही आएगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका, ये सीक्वेंस आगे पीछे कर रखा है लेकिन हम उसी के हिसाब से करते हैं। तो अब अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखा है 2,000 रुपये मीटिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक बार आप शॉर्ट में एक बार जल्दी से चेक कर लो, क्या मीटिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ और भी लिखा गया है कहीं पे किसी भी मेल में, तो कुछ नहीं लिखा गया। तो यही यानी फाइनल 2,000 रुपये आपका ये मान लोगे कि करंट ईयर का खर्चा है, कोई कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो उस केस के अंदर जो भी लिखा है उसी को आप करंट ईयर का खर्चा मान लोगे। ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक खर्चा ही है। आप फिर चेक करो इसके बारे में क्यों एडजस्टमेंट लिखी, कोई अदर चीज़ लिखी गई है इसके अलावा, नहीं लिखी गई है। तो इसी को आप पूरा करंट ईयर का आप खर्चा मान लोगे 800 रुपये। इसी का आप देख भी सकते हो 800 रुपये यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कुछ लिखा ही नहीं है, तो करंट ईयर का पूरा करंट ईयर का मान लेंगे। फी का तो हो गया। सैलरी पेड, तो सैलरी चूंकि आपकी एनपीओ को पे करेगी, क्योंकि आपके एनपीओ खुद तो सैलरी रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि एनपीओ तो खुद एक एंटाइटी है। तो आपकी एनपीओ सैलरी पे करेगी, तो सिंपल सी बात है ये तो खर्चा है। तो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट साइड में। तो सैलरी आपका आ गया डेबिट साइड में। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 2,400 रुपये की सैलरी पे करी है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कितना एक्सपेंस पे किया, ये कितनी इनकम आपने रिसीव किया, उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है एक्चुअल में कितना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ या कितना इनकम आपका जनरेट हुआ है। तो 2,400 रुपये की आपकी सैलरी का एक्सपेंस आपने पेमेंट किया है, लेकिन एक्चुअल में 2,400 रुपये आपका करंट ईयर का खर्चा है। उसको नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सैलरी के बारे में कि 300 रुपये की सैलरी तो आपकी पिछले साल की थी, जो इस साल पे करा है आपने। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको 300 रुपये की सैलरी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 300 रुपये इस साल का खर्चा है ही नहीं। पेमेंट इस साल का ही है, वो 2400 के अंदर है, लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है। और आपको करंट ईयर के खर्चे इनकम से मतलब है। इसीलिए इसी लॉजिक से आपको इस 300 रुपये को यहाँ से हटाना पड़ेगा 2,400 रुपये को। तो यही लॉजिक है 2,400 में 300 रुपये माइनस करने का, कि ये पिछले साल का खर्चा था, हमको मतलब है सिर्फ करंट ईयर के खर्चे से। तो इसलिए 300 रुपये मैंने माइनस कर दिया। सैलरी के बारे में साहब एक और चीज लिखी गई है नीचे, क्या लिखी गई है, ये लिखा गया है सैलरी आउटस्टैंडिंग 400 रुपीज। तो मैंने आपको अभी कहा था कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए भी हो सकता है। तो अगर किसी एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो इसका अर्थात ये है कि वो एक्सपेंस की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कोई किसी एक्सपेंस की पेमेंट हुई है या किसी इनकम को आपने रिसीव किया, उससे मतलब ही नहीं है। मतलब ये करता है कि वो करंट ईयर की होनी चाहिए। तो इसी के रूल के तहत इस 400 रुपये के आउट सैलरी आउटस्टैंडिंग, जिसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए आउटस्टैंडिंग है, लेकिन खर्चा तो इस साल का है ना, तो इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यही लॉजिक है। 300 को माइनस इसलिए किया क्योंकि करंट ईयर का नहीं था, और 400 को ऐड इसलिए किया क्योंकि वो करंट ईयर का था, जो अभी तक आपका माइनस नहीं हुआ था। उसके बाद है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, 500 रुपये का है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या इसका 500 रुपये का खर्चा कोई, इसके इंटरटेनमेंट के बारे में आपको के बारे में कुछ और भी लिखा गया है यहाँ पे, तो कुछ और नहीं लिखा गया। तो इसी 500 रुपये को आप शो कर दोगे अपने डेबिट साइड में इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो ये भी आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो, अगर टूर्नामेंट के लिए अगर आपको कोई फंड मिला होता ना, स्पेशल फंड, तो ये आपका जाता बैलेंस शीट में। लेकिन टूर्नामेंट ये आपका, आप आगे डिटेल में आएगा ये आपका,
कि अगर किसी भी एक्सपेंस के लिए अगर आपको कोई स्पेशल फंड मिल रहा है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो नहीं करते, उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए कोई भी फंड नहीं है, तो ये आपका, तो इस खर्चे को आपको बिजनेस के मेन खर्चों इनकम से आपको बियर करना पड़ेगा, इसीलिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा 1000 रुपये, क्योंकि इसके बारे में अदर चीज कुछ लिखी नहीं गई है, ना कोई फंड है। फिर लिखा है परचेज ऑफ बुक्स। देखो बुक्स जो होती है ना वो एसिड होती है, एसिड यानी कि कैपिटल नेचर की चीजें। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एसिड से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंस को, तो इसलिए बुक को आपने परचेज किया है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपका नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अगर किसी एसिड को आप खरीद रहे हो या किसी एसिड की आप पेमेंट कर रहे हो, वो तो नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन उस एसिड को बेचने से अगर आपको फायदा या लॉस हो रहा है ना, वो आपको जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको कह रहा है आपको देखो कि 3000 रुपये की उसकी आपकी कॉस्ट थी, ठीक है। लेकिन आपने उसको बेचा आई थिंक 2000 रुपये में है, तो आपको 1000 रुपये का लॉस हो गया है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर इनकम होती है तो आता क्रेडिट साइड में अंदर। फिर रेंट है 1200 रुपये का, रेंट आपका लिए खर्चा है, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड के अंदर ही, खर्चा है आपका इसीलिए। फिर है पोस्टेज टेलीफोन एंड, तो ये आपकी चार्जेस लिखा है नहीं, खर्चा है आपका, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड में, कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं लेगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन दिस इज योर एक्सपेंस, तो 500 रुपया अगेन इट विल बी शो इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट, डोनेशन रिसीव। देखो डोनेशन आपका स्पेशल डोनेशन भी हो सकता है और जनरल डोनेशन भी हो सकता है, इन जो कि डोनेशन के बारे में बताया ही नहीं गया कौन सा नेचर का डोनेशन है, तो इसको हमने मान लिया जनरल डोनेशन है। डोनेशन आपकी इनकम होती है, तो आ जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपने सभी एक्सपेंस को शो कर दिया, सभी इनकम को शो कर दिया। अगर आपकी इनकम वाली साइड अगर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो एंड में निकल के आएगा सरप्लस, क्योंकि आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस नहीं आता, क्योंकि इसका इसका एंटाइटी का मोटो ही प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अगर इनकम वाली साइड, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी इनकम वाली साइड ज़्यादा है एक्सपेंस से, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 19,600 रुपये से, तो आपका सरप्लस आ गया 19,600 रुपये। तो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 12 था।